इस चैनल के ऊपर हमारा प्रयास ये रहता है कि अगर आप किसी भी टॉपिक के लिए इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं तो उस टॉपिक की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए। आप लोग बहुत बार कमेंट्स में लिख चुके हैं कि आपको जीएसटी को डिटेल में समझना है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे आपके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि जीएसटी होता क्या है, क्यों जरूरत है जीएसटी की, आपको जीएसटी कब लेना पड़ेगा, जीएसटी कितने तरीके का होता है, क्या डिफरेंट रेट्स होते हैं, कंप्लायंस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें और जीएसटी के फायदे क्या मिल सकते हैं आपको। ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो कितनी जरूरी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब जीएसटी को समझाने के लिए सिर्फ आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे नहीं देनी, प्रैक्टिकली जो इंसान रेगुलरली जीएसटी के ऊपर काम कर रहा है, इनकम टैक्स के ऊपर काम कर रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा प्रोफेशनल अगर आपको आगे सिखाते हैं तो आपको काफी कुछ और सीखने को मिलेगा। सो आज ये ट्रेनिंग मैं नहीं लेने वाला अकेले, मेरे साथ एक प्रोफेशनल है, एक एक्सपर्ट है, एंड मैं आप उन्हें बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, वन एंड ओनली मिस्टर सीए सचिन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू पुष्कर फॉर इनवाइटिंग मी एंड हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जीएसटी के मास्टर बनने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक पुष्कर एंड एक्सपर्ट सी सचिन के साथ। क्या बात है सर, ये अब आपके लिए सर। थैंक यू। जीएसटी के ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मतलब मैं खुद इतना ज्यादा क्यूरियस रहता हूँ क्योंकि काफी कुछ है सीखने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हम शुरू करने वाले हैं एंड मैं आपसे सर क्वेश्चंस पूछता रहूंगा। बिल्कुल। और मैं आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से पूछूंगा जो हमारी ऑडियंस के क्वेश्चंस है ना, वो मैं ट्राई करूंगा कि उनको अपने सवालों के जवाब भी मिलते रहे और आप उन्हें सिखाते भी रहें। सो सर हियर वी गो। सबसे पहले बता दूं कि जीएसटी आया क्यों था, क्या था। हमारे यहाँ बहुत सारे टैक्स थे, सर्विस टैक्स अलग था, एक्साइज अलग था, लग्जरी टैक्स अलग था, बहुत सारे टैक्स थे और घोचा हुआ था सब जगह। एक आदमी को कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना है, किसका इनपुट मिलेगा, कंफ्यूजन थी। जीएसटी यानी कि सिंगल टैक्स ऑल ओवर इंडिया में लगा था। अब मैं किसी तरह का भी काम करूं मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा, यानी कि एक सीए कंप्यूटर के इनपुट का बेनिफिट भी ले सकता है। पहले सर्विस वाले को सिर्फ सर्विस का बेनिफिट मिलता था, एक्साइज वाले को एक्साइज का, लग्जरी टैक्स वाले को लग्जरी का, एंटरटेनमेंट टैक्स वाले को एंटरटेनमेंट। और हम जैसे सीओ के पास भी बहुत सारा काम होता था, इतने सारे टैक्स की रिटर्न कैसे भरे, उसके लिए आया जीएसटी। मैं कहूँगा मोदी जी का धन्यवाद जीएसटी लाने के लिए। अब ये आया क्यों, हमें कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें जीएसटी का इनपुट मिल जाए, सिंगल टैक्स है और कंप्लायंस एक ही जगह पे हो जाए, तो इंडिया में इससे रेवेन्यू बहुत ज्यादा आ रहा है और कंप्लायंस भी इजी हो गई है। राइट। पहला पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है कि जीएसटी क्यों आया, उसके बेनिफिट क्या है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी कितनी तरह के होते हैं। कंफ्यूजन आती है क्योंकि कुछ कहते हैं सीजीएसटी लगेगा, कुछ कहता है एसजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स, एक है अपना स्टेट गुड सर्विस टैक्स और एक आता है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। अब कंफ्यूजन क्या है कि भैया मेरे पे लगेगा कौन सा। तीन तरह के आते हैं, मैं चाहूंगा आप ये लिख के बता सकते हो लोगों को। जी जी जी। कि एसजीएसटी, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी और एक हो गया आईजीएसटी। जी। तीन तरह के टैक्स लगते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लगाना कब कौन सा है। ये जो है और ये जो है, ये दो लगते हैं जब हम स्टेट यानी कि एक ही एरिया में स्टेट में सेल या परचेज करते हैं। अगर मैं कोई माल दिल्ली से खरीदता हूँ, मान लीजिए पुष्कर जी आप कोई माल दिल्ली में है और दिल्ली से खरीद रहे हो, तो आप ये दो तरह के टैक्स लगाओगे। और अगर पुष्कर जी दिल्ली से मुझे गुड़गांव में कुछ देंगे तो फिर ये लगाएंगे आईजीएसटी। तो इस तरीके से सिंपल बाइफिकेशन है। अगर विद इन स्टेट है तो ये दो टैक्स लगते हैं, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ माल भेज रहे हैं या खरीद रहे हैं तो हमारा लगता है आईजीएसटी। तो सिंपल सा जो हमारा जीएसटी है सिर्फ तीन कैटेगरी में ही क्वालिफिकेशन होता है। एसजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट, ये हिस्से बनाए गए हैं। ये अपना सेंट्रल ले लेगा यानी कि हमारे मोदी जी, ये अपना स्टेट ले लेगा यानी कि जिस स्टेट में आप सेल या परचेज करेंगे, और ये होता है आईजीएसटी यानी कि ये भी सेंट्रल का जाता है लेकिन स्टेट और सेंट्रल इसमें अपना हिस्सा चुनते हैं अलग से। तो इस तीन तरीके से आप अपने इनवॉइस में भी लिखते हैं और जब मूवमेंट होती है गुड्स की विद इन स्टेट और एक दूसरे स्टेट में, आप इसका बाइफिकेशन क्लासिफिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल है, मैं वो पूछ लेता हूँ क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा सर, मैं मान लीजिए किसी को काउंसलिंग देता हूँ, मैं बैठा हूँ मान लीजिए अभी हरियाणा में। अब हरियाणा में मैं बैठा हूँ और कोई मेरे से काउंसलिंग ले रहा है, मुंबई की पार्टी है, तो मैं अब अगर उसे इनवॉइस भेजूंगा, मान लीजिए मुझे 50,000 का इनवॉइस भेजना है, उस पर 9,000 रुपये 18% के हिसाब से, अभी रेट्स के हम ऊपर बात करेंगे, 9,000 रुपये का जीएसटी भी लग गया, तो मैं कौन सा जीएसटी लगाऊंगा यहाँ पर? सर आप जहाँ बैठे हैं और मुंबई, ये एक दूसरे स्टेट है, दोनों स्टेट डिफरेंट हो गए, तो हमारा लगेगा आईजीएसटी। जी। मैं अपना इनवॉइस बनाऊंगा, काउंसलिंग सर्विस 50,000, आईजीएसटी 9,000,
टोटल इनवॉइस बनेगा 59,000 का। बी जी, यहाँ पे एक चीज तो ये समझ आ गई कि मैंने किसी को सर्विस दी और वो जूम कॉल के थ्रू हो गई, IGST लग गया। अगर वो मुंबई का पर्सन मुझसे मिलने आ जाता है, अब मैं अगेन मान लीजिए 50,000 रुपये चार्ज करता हूँ, तो अब जो GST लगेगा अब कौन सा लगेगा? तो देखिए सर्विस की कैटेगरी है ये, अगर ये गुड्स होता तो मैं कहता कि आप फिर SGST और CGST लगाते जी, क्योंकि आपकी पॉइंट ऑफ सेल आपके स्टेट में ही खत्म हो गई है। जी 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 तो गुड्स के केस में ये लगता है, लेकिन सर्विस के केस में आपका जो रेसिपेंट है वो बॉम्बे का है जी, तो आप उसमें IGST ही चार्ज करोगे इसके अंदर, चाहे वो मेरे पास आया है। पास भी आया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर वहीं का ही है, इस वजह से। ओके, तो अगर मान लीजिए अब यहाँ पर एक डॉक्टर की बात कर लेते हैं, डॉक्टर के केस में सर लगता है GST? डॉक्टर के केस में GST नहीं है सर। डॉक्टर के केस में नहीं है, लॉयर के केस में? लॉयर के केस में रिवर्स चार्ज में है। अगर आप एडवोकेट की सर्विस लेते हो तो एडवोकेट पे नहीं करेगा, आपको उस पर रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। अच्छा, एडवोकेट को GST रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, है, चाहे उसके टर्नओवर जितना मर्जी भी हो, उनको माफ करा हुआ है क्योंकि वो सरकारी हैं, एडवोकेट्स हैं। शुरू से ही सर्विस टैक्स भी माफ था और GST भी उनके ऊपर माफ है। रिवर्स चार्ज में हम लोगों को पे करना पड़ता है अगर हम एडवोकेट की सर्विस ले रहे हैं तो। वेरी नाइस सर, प्लीज कंटिन्यू। तीसरा पॉइंट रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है पुष्कर जी, वो है रेट को लेके कि भाई मैं कौन से रेट से सर्विस लगाऊं अपनी में या गुड्स लगाऊं। अगर 0% है तो कई लोग 12% लगा देते हैं, 12% लगाएगा तो 0 भी हो सकता है और रिकवरी हो सकती है उसकी कि भैया तेरे पे 12% था तो 0 लगा रहा है। तो 4 तरह के रेट हैं, मैं बता देता हूँ। 0 है अपना, एक 5% है, एक 12 है और एक 18। एक हायर टैक्स भी है जो लग्जरी पे लगता है 28%, और एग्जाम कैटेगरी भी आती है हमारी। एग्जाम का मतलब जिनके ऊपर GST लगता ही नहीं है। अब इसके लिए कुछ कोड बने हुए हैं, आपको अपने आइटम देख के क्लासिफिकेशन प्रॉपर करनी पड़ेगी। इसे हम HSN कोड बोलते हैं। HSN कोड होता है गुड्स के लिए और SAC सर्विस अकाउंटिंग कोड सर्विस के लिए होता है। अब जो 0% कैटेगरी है और एग्जम्प्ट है, जो लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि GST वाले उनके नोटिस जरूर भेजते हैं कि क्या वाकई में 0% और एग्जम्प्ट कैटेगरी में है। 0% और एग्जाम एक ही चीज होगी ना? नहीं सर, फर्क है। अच्छा, अगर मेरा एग्जम्प्ट है तो उसके ऊपर GST का भी लगना ही नहीं था। अगर मेरा 0% पे आ रहा है तो मुझे कई बार उसके ऊपर GST का रिफंड भी मिल जाता है, यानी कि मेरे पे GST कैटेगरी में आता हूँ, ओके, ई-वे बिल भी निकालूंगा, सब कुछ करूंगा, सारे एप्लीकेबल रूल लगेंगे, लेकिन मुझे 0% चार्ज करना है। एक मिनट, इसका मतलब ये हो गया कि मैं चाहूं तो इनपुट ले सकता हूं। यस, एग्जाम्प्ट वाला इनपुट नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। अभी इनपुट अभी हम आपको समझाएंगे, तो ये इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझना। तो ये जो रेट है इस कैटेगरी को ध्यान में रखते ही अपना GST का रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि रेट क्लासिफिकेशन पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं और GST के भी, दोनों में इंटरलिंक है। तो ये ध्यान रखें कि रेट जब भी सिलेक्ट करें आपके गुड्स से मिलता हुआ हो। अब भैया मेरा सवाल ये है कि इनके अंदर एग्जांपल्स भी दे दीजिए, 0% किस पे लगेगा, 5 किस पे, 12 किस पे, 18 किस पे, 28 देखिए 0% क्या है, जो एक्सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए मैं सर्विस दे रहा हूँ अपनी एक्सपोर्ट में, तो मेरी वो 0 रेटेड होगी हमेशा, यानी कि इसके ऊपर मुझे कोई GST चार्ज नहीं करना, लेकिन GST में आती है वो, तो मुझे उसका इनपुट का क्रेडिट भी मिलेगा और मैं उसका रिफंड भी ले सकता हूँ। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में होता है? हाँ जी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गए या ओवरसीज हो गए, इनको हमेशा 0 रेटेड सप्लाई ही माना जाता है। ओके, 5%, अभी हाल में ही दही, चना, अनाज, चावल 5% GST उस पे लगाए, जो बहुत बेसिक नीड्स है अपनी, उसके ऊपर 5% मतलब लोअर टैक्स रखा हुआ है थोड़ा सा। 12% कैटेगरी जो है, ज्यादातर दवाइयों पे 12% लगा हुआ है, और जूते हैं हमारे, कपड़े हैं, इन चीजों पे 12% लगता है। 18% अपनी टॉप कैटेगरी में आती है। यानी कि जितनी भी सर्विस की कैटेगरी है, चाहे वो CA की है, किसी चीज की है, सब पे 18% है। और जो गुड्स आते हैं वो भी 18% कैटेगरी में कुछ कुछ आते हैं जी। अब 12% खत्म होने वाला है, ये कैटेगरियां रहने वाली हैं, क्योंकि सरकार को थोड़ा रिवेन्यू चाहिए। 12% हो सकता है अगले महीने खत्म हो जाए रेट। अब 28% पे आते हैं, क्योंकि हाईएस्ट रेट है, तो 28% ज्यादातर लग्जरी आइटम पे लगता है। अगर आप BMW खरीदते हैं तो उस पर 28% GST लगने के साथ साथ सेस भी लगता है, तो ऑलमोस्ट 40% टैक्स हमें BMW मर्सिडीज पे देना पड़ता है। या घर बनाने के लिए हम सीमेंट ले रहे हैं तो सीमेंट पे भी 28% का रेट लगता है। तो ये कैटेगरियां हैं, तो भी कहता हूं कि थोड़ा सा एग्जम्प्ट। हाँ देखिए, डॉक्टर्स है, डॉक्टर की सर्विस एग्जम्प्ट है, तो डॉक्टर को ना तो GST रजिस्ट्रेशन लेना है, ना ही उसे कभी ई-वे बिल निकालना है, और ना ही कभी उसको चलान वलान GST रिटर्न भरनी, कभी भी, चाहे उसकी टर्नओवर 100 करोड़ भी पार क्यों न हो जाए। तो कुछ कैटेगरी ऐसी हैं जो हमेशा एग्जम्प्ट में आती है, सरकार चाहती है इन पे ना लगाए। जैसे गेहूं है, अगर आप किसान से गेहूं खरीद रहे हो तो उस पर किसी तरह का GST नहीं है। किसान से खरीद रहे हो तो पूरा GST माफ है। हाँ, उसे आटा बना के पीस के आप ब्रांड में बेचोगे तो 5% लगेगा। किसान की कैटेगरी बिल्कुल एग्जम्प्ट है। अगर आप दूध बेचते हो, जैसे दूध वाला सुबह सुबह आता है थैले में लेके उसमें अपने बर्तन में, उस पर भी कोई इसी तरह का GST नहीं है, तो वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। ना इनको रजिस्ट्रेशन लेना है, ना ही कोई GST पे करना है,
फुल्ली मजे लेने, जैसे एक बिना शादीशुदा व्यक्ति एंजॉय करता है लाइफ में। अच्छा, आपने किए थे क्या? हाँ जी, कभी कभी किया था मैंने। तो एग्जाम में एक बुक्स भी आता है, राइट? एक में बुक्स भी आता है, क्योंकि कमर्शियल बुक्स अगर हैं तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा। कमर्शियल का क्या डेफिनेशन? कमर्शियल में जैसे पढ़ने के लिए हम लोग लेते हैं, नॉवेल्स होती है, चीजें होती हैं, इन पे जीएसटी लग जाता है। अच्छा, नॉवेल्स पे लग जाता है। अगर एकेडमिक बुक्स एकेडमिक पे नहीं, अगर एजुकेशन है 10th क्लास 12th क्लास कॉलेज की, ये एजुकेशन में आता है। जी। इसलिए इसका कंसेप्ट है जीएसटी में कि जो बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर टैक्स ना लगे, ये चीज का ध्यान और जो रखना कमर्शियल बुक्स हैं उस पे 5%? कमर्शियल 5% भी है। अगर हाई क्लास में आती हैं आपकी, इंपोर्टेड हैं, तो 12% से 18% भी है किसी किसी पे। ओके। और ई बुक्स पे भी 5% है? ई बुक से 5% है। Right. ई बुक्स का मतलब होता है कि वो प्रिंटेड फॉर्म में ना हो, आप डाउनलोड करें। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि वो भी कमर्शियल नहीं होनी चाहिए, एकेडमिक होनी चाहिए वो भी। ओके। उसमें भी कंडीशंस है काफ़ी सारी। अब अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पुष्कर जी, वो है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी। 90% लोग इंडिया में रजिस्ट्रेशन को गलत तरीके से लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे रजिस्ट्रेशन कब लेना है। कई लोगों के इसमें मैंडेटरी है, कई लोगों के इसमें टर्नओवर बेस भी है, और अलग अलग स्टेट में है। तो टर्नओवर बेस पे बताओ रजिस्ट्रेशन कब होता है। अगर किसी की सेल एक साल में 40 लाख या उससे ऊपर चली गई है तो उसको जीएसटी लेना मैंडेटरी है। Okay. यानी कि जैसे ही 40 लाख पार होगा, 40 लाख 1 रुपया होगा, वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएगा, और जीएसटी की जितनी भी कंप्लायंस है उसे करनी पड़ेगी गुड्स के केस में। ओके। अब मैं आता हूँ सर्विस, जैसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं सर्विस भी दे रहा हूँ। मेरी यहाँ लिमिट है 20 लाख रुपए की। यानी कि किसी भी साल में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2000 से जो भी आपका चल रहा है 31 मार्च तक हम चेक करते हैं। ओके। तो अगर किसी सीए की सर्विस 20 लाख या उससे पार हो जाती है तो वो सर्विस कैटेगरी में अपना रजिस्ट्रेशन लेगा। फाइनेंशियल ईयर की बात फाइनेंशियल की बात करें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपनी सेल देखेगा, और सेल में सब चीज आएंगी। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं सिर्फ जीएसटी वाली ही सेल देखूंगा। मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेशनल से एडवाइस भी करता हूँ, मेरा रेंट भी दे रहा हूँ मैं, और मैं गेहूँ घास ये भी बेच रहा हूँ, तो मेरी सारी टर्नओवर काउंट करी जाती है 40 लाख के अंदर। लोग गलती अच्छा। करते हैं कि सिर्फ जीएसटी वाली देखते हैं, कहता है डॉक्टर वाली तो मेरी माफ है, घास फूस जो मैं गाय की बेच रहा हूँ वो भी माफ है, दही माफ है, दूध माफ है, मैं सिर्फ रेंटल इनकम को देखूंगा। मैं ऐसा नहीं है, पूरी टर्नओवर दिखी जाएगी, तो जीएसटी लेना पड़ेगा। अच्छा जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जीएसटी में आता है वो आती है कंपोजिशन स्कीम। यानी कि आप 18%, 5%, 28% की जगह 1% जीएसटी देके भी अपना पूरा का पूरा टैक्स बचा सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को आज की डेट में नहीं पता। उसे बोलते हैं हम कंपोजिशन स्कीम जीएसटी के अंडर में। उसे समझाइए सर लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा क्या इसके है, बारे में। कई लोग कच्चे में काम करते हैं। 1.5 करोड़ तक की आपकी साल अगर की है, अब मैं किसी को माल बेच रहा हूँ, मान लीजिए आप हो, आपके पास जीएसटी नहीं है, मैंने बोला पुष्कर जी मैं आपको बिल दूंगा 18% जीएसटी लूंगा। आप हो गया मेरे पास 18% नहीं, मैं आपसे नहीं ले रहा, मैं तो किसी और से ले लेता हूँ जो मुझे सस्ते में दे। अब आप मेरे पास से चले गए, मैं क्या करूंगा, कंपोजिशन स्कीम ले लूंगा। जो माल 100 रुपए का था अब भी आपको 100 रुपए का ही दूंगा, 18% नहीं लूंगा। अब मैं 100 रुपए लेके उस पर 1 रुपया सरकार को जमा कर दूंगा एज ए जीएसटी। कंपोजिशन का रेट 1% है, 0.5 सीजीएसटी और 0.5 एजीएसटी। तो 1% से क्या होगा, मेरा 17% जीएसटी बच जाएगा और आपका 18%, और आप मेरे कस्टमर बन जाओगे। मेरी सेल डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं लूज नहीं कर पाऊंगा। तो इंडिया में बहुत सारे एसएमई सेक्टर हैं, स्मॉल सेक्टर, जहाँ पे वो लोग काम नहीं कर सकते, 18% नहीं दे सकते, ना ले सकते, और बिजनेस इफेक्ट होता है। वो कंपोजिशन स्कीम में जाएं, 1.5 करोड़ साल की लिमिट है, और 1% अपनी जेब से पे कर दें, ताकि इन सब झंझोट से बच जाए और बिजनेस भी बढ़ता रहे। तो इस केस में एक चीज, इसमें कोई लिमिट है? आपने जैसे बोला 1.5 करोड़ की लिमिट है, 1 साल की। 1.5 करोड़ की लिमिट है। 1.5 करोड़ काफी सारे लोग हैं उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक पहुंचता भी नहीं बहुत सारे होगा। एमएसएमई सेक्टर है इंडिया में जहाँ 1.5 करोड़ तक है, और आप स्टार्टिंग 1.5 करोड़ से कर लीजिए, जब बढ़ेगा तो आप प्लानिंग कर लीजिए, 2 फर्में बना लीजिए, हस्बैंड पे बना सकते हैं अलग अलग, तो 3 करोड़ हो जाएगा। ऐसे भी लोग कर सकते हैं प्लानिंग इस तरह से भी कि 3 करोड़ तक साल की, मैं सकता हूँ बहुत काफ़ी है। काफ़ी कम लोग हैं जो 3 करोड़ पार करते हैं। अगर पार हो गई है फिर तो बड़ा आदमी 18% भी ले लेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हुआ आपका गुड्स के केस में। गुड्स के केस में, सर्विस के केस में भी कुछ देखिए, अगर कोई गुड्स दे रहा है तो सर्विस के अंदर वैसे तो कोई रेट नहीं है, लेकिन अगर कंपोजिशन वाला सर्विस दे रहा है तो उस पर 6% का रेट लगता है। वो 5 लाख की लिमिट है। अच्छा। और कुछ कैटेगरी सर्विस की ऐसी भी है जहाँ पे आप 5% टैक्स पे कर सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट में 18% पे मेरा कोई यूज नहीं है, क्योंकि इनपुट नहीं होता, सब्जी है, दूध है, सब 5% वाला आइटम है। तो आप क्या करो, 5% का रेट लो, सरकार को 5% पे करो, और सारे रेस्टोरेंट में क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप 5% लेते हो तो रेस्टोरेंट में 18 लूंगा तो क्रेडिट तब मिलेगा, तब मिलेगा, तब ऑप्शन है। अच्छा, अगर मैं अपने बिल में 5% ही लगा के बेच रहा हूँ और मैं दूध सब्जी फल लेकर सब्जी बनाकर लोगों को बेच रहा हूँ, हाँ जी, चाहे वो जोमेटो स्विगी पे भी मैं चाहे बेच रहा हूँ क्लाउड किचन में, तब भी वो क्रेडिट नहीं ले सकता। मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, क्रेडिट नहीं ले सकता। 5% विदाउट आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में। ओके, तब बेनिफिट मिला है आपको। इस रजिस्ट्रेशन में आपने अभी तक बताया कि अगर किसी की टर्नओवर 40 लाख से ऊपर क्रॉस करती है, हाँ जी, वो भी ओवरऑल टर्नओवर, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। बिल्कुल जी। और 20 लाख अगर सर्विस के केस में, ओके, उसमें भी टर्नओवर सारी देखी जाएगी।
टर्नओवर का बहुत कंसेप्ट जरूरी है जी। जीएसटी कंप्लायंस, जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। लोग क्या करते हैं पुष्कर जी, अपने आप ही अपनी जीएसटी भरनी शुरू कर दी, अपने आप ही शुरू कर दी। वो सोचते हैं जब मैं सेल परचेज करूंगा तभी मुझे करना है। कई लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेकर रख लेते हैं बैकअप के लिए और नील की फाइलिंग करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर मैं आईटी फाइल नहीं करता, जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता, इन दोनों की कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है, इनकम टैक्स में अलग और जीएसटी में अलग। सोचते हैं हम कुछ काम करेंगे तभी करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया है तो आपको हर महीने नील की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वरना आप पे पर डे की पेनल्टी लगेगी। वो 10 रुपये भी हो सकती है, 20 रुपये भी, आपके काम के हिसाब से। नील की भी है और थोड़ा बहुत काम कर लिया तो ये 50 रुपये और 100 रुपये तक है पर डे की। कई लोगों की 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी बनी हुई है और वो लोग आज ना तो जीएसटी कैंसिल कर पा रहे और ना ही आगे बिजनेस कर पा रहे। तो जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहा है या तो उसे कैंसिल करा दे या कंप्लायंस को हर महीने पूरा जरूर करे। अच्छा, अगर हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया और हमारा जीएसटी का काम नहीं है तो हम उसे कैंसिल करा सकते हैं। यस, ताकि आगे भविष्य में कभी लेना पड़े तो दोबारा ले लें, नॉन कंप्लायंस ना रहे। क्योंकि जब हम दोबारा लेने जाते हैं हमारे पैन नंबर से मिलता है, पहले भी मिला था, तो क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। वो बोलेगा पहले पेनल्टी पे करो पहले वाली, तब करो। आपका पूरा फ्यूचर भविष्य खराब हो सकता है एक गलत जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से। इसके अंदर कुछ रिटर्न भी होती है, वो भी बता देता हूँ। इसमें जीएसटीआर 3 भी जाती है, एक तो जो मंथली भी कर सकते हो आप, क्वार्टरली भी। मैं एक बार लिख देता हूँ, लोगों को समझ आएगा। जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 जो इंपॉर्टेंट है, 2 बता रहा हूँ मैं जो जाते ही हैं। ओके। अब 3B में क्या है, पेमेंट होती है, और जीएसटीआर 1 में जाते हैं हमारे इनवॉइस। जो हम इनवॉइस देते हैं वो अपलोड करते हैं जीएसटीआर 1 में। अच्छा, मतलब अभी जैसे मैंने किसी को इनवॉइस दिया तो मैं जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दूंगा। हाँ जी, ताकि उसके उसको पोर्टल input पे होगा। दिखेगा, वो इनपुट लेगा उस बेस पे, इनपुट लेगा, बट जी। अभी पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया, पैसा मैं दूंगा तो मैं जीएसटीआर 3B में। 3B में। तो कई लोग ऐसा करते हैं, कई जो बिजनेस करें उनके साथ होता भी होगा कि ये तो दिखने लग जाता है और 3B की रिटर्न फाइल नहीं करते। लेकिन अब सिस्टम आ गया है कि आप अगर 3B की फाइल नहीं करोगे तो अगले महीने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे, पहले होता था। ओके। तो अब आपको सिमिलर दोनों चीजें फाइल करनी पड़ेंगी ताकि टैक्स चोरी रुक जाए। लोग करते थे कि यहाँ पे डालते गए 5-5 साल तक यही करते रहे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने इनवॉइसेस तो जनरेट कर दिए, हाँ जी, सामने वाले ने क्रेडिट ले लिया। मान लीजिए किसी ने 5 करोड़ के इनवॉइस जनरेट कर दिए सर, हाँ जी, 5 करोड़ का क्रेडिट ले लिया, हाँ जी, और ये जमा ही नहीं कराया, जीरो कर दिया, वो खा के भाग गए। तो ये तो फर्जी हो गया सर काम। फर्जी चल रहा था, बहुत टाइम पे चल रहा था। सरकार को समझ में आया ये कि भैया जब जीएसटीआर 1 भर रहे हो तो साथ में 3B भरना पड़ेगा। और अगर आपके महीने में फर्क आया, ऐसा भी कि आप जीएसटीआर 1 में 1 करोड़ की सेल दिखा दो और 3B में 50 लाख की दिखा दो, उसी महीने 3 दिन के अंदर ऑफिसर आपके घर पे आके आपको अरेस्ट भी कर सकता है, उसी टाइम रिकवरी भी कर लेगा कि भैया। समझ नहीं आया सर, दोबारा समझो। सर 1 में आपने डाली 1 करोड़ की सेल, 1 करोड़ की सेल डाल दी, आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया क्योंकि इनपुट चाहिए था, दिखाना था। हाँ जी। 3B में आपके पास पैसा नहीं था, आपने सिर्फ 50 लाख दिखाए। जैसे ही आप 3B फाइल करोगे 50 लाख की, 3 दिन के अंदर ऑफिसर आपके गेट पे आ जाएगा, आपसे रिकवरी करेगा जो डिफरेंस अमाउंट का होगा, बिना किसी नोटिस दिए, बिना कुछ करे। अच्छा सर, अगर मतलब इंडिया के अंदर क्योंकि टैक्स चोरी बहुत लोग करते हैं, किसी ने ये रिक्शे वाले के नाम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब वो बेचारे को कुछ पता नहीं, भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड तो सर देखिए बता दूं, जीएसटी का इंटेलिजेंस सिस्टम बड़ा अच्छा है। रिक्शे वाला है ठीक है, लेकिन जीएसटी रिटर्न जिस आईपी एड्रेस से फाइल हो रही होगी वो चेक किया जाएगा वो कौन फाइल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर तो उससे पकड़ा, बहुत सारे चक्कर हैं वहाँ पे, मैं जाता रहता हूँ जीएसटी में, तो इंटेलिजेंस के बाद पूरे बैकअप है। आप जितनी मर्जी तैयारी कर लीजिए टैक्स चोरी की, वो आपसे 10 कदम आगे हैं। इससे सबसे बढ़िया क्या है कि अपनी प्लानिंग करो और ईमानदारी से टैक्स भरो। हम हंस पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि भाई टैक्स पूरा भर दो, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया में ना सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जैसे आपने जो आपने अभी बताया था, एक तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिंपल था, दूसरा कौन सा था, ये अपना रेट का, नहीं 1% वाला कंपोजिशन। तो कंपोजिशन तो मुझे भी नहीं पता था, आपसे मेरे को आज सीखने को मिला। हम तो सिंपल जीएसटी भरते हैं, अब कॉम्पोजिशन वाला जीएसटी तो मैंने खुद पहली बार सुना है कि बहुत सारे लोग 1% के ऊपर भी अपना भर सकते हैं। एक्चुअली पुष्कर है क्या, लोग क्या करते हैं अपने आप ही डिसीजन ले लेते हैं। किसी कंसल्टेंट के पास जाके अपने बिजनेस नेचर को डिस्कस करना चाहिए हमें कि मेरा बिजनेस ये है, मेरे ये क्लाइंट है। काफी सारे फैक्टर होते हैं जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले डिस्कस करने चाहिए, उसके बाद ही करें। और ना सर जीएसटी मतलब ओवरऑल टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हो आप जेन्युइन तरीके से, जैसे मुझे आज समझ आया कि जेन्युइन तरीके से कोई अपना 17% बचा सकता है, और लोग इसको टैक्स चोरी करके बचाते हैं, जो कि गलत है। हाँ, मतलब उसकी क्या जरूरत है? उसकी क्या जरूरत है जब आपके पास एक्ट के अंदर ही प्रोविजन है कि आप 1% पे करके बच सकते हो और बिजनेस भी बढ़ जाएगा। आप मेरे पास आए, मैं आपसे 100 रुपये लूंगा, आप खुश कि भैया 100 रुपये भी लिए मैंने आपसे, तो बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता भी है। वेरी नाइस सर, इसलिए प्लीज। तो ये हमारे 2 तरह कंप्लायंस हैं। 3B आप क्वार्टरली भी भर सकते हो अगर स्मॉल टैक्स पेयर है,
कुछ लिमिट है टर्नओवर की कि 5 करोड़ से कम है तो आप 3 भी क्वार्टरली कर सकते हो। टैक्स आपको मंथली पे करना है, अच्छा। यानी कि सेल्फ कंप्यूटेशन बनानी है, हर महीने टैक्स आपको जमा करना है, जमा करके आप बाद में 3 भी भर सकते हो। GST-1 मंथली भी आता है और क्वार्टरली फर्निशिंग इसका ऑप्शन हमारे पास है ताकि लोगों को इनपुट मिल सके। फिर भी मेरी एडवाइस यही है कि हमें इसको मंथली अडॉप्ट करना चाहिए ताकि कंप्लायंस मंथली बनी रहे, क्योंकि पेमेंट तो हमें मंथली करनी है, Right. सारी वर्किंग हम कर ही लेते हैं, तो हमें क्वार्टरली रोकने का कोई तो लॉजिक नहीं इसमें कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम तो क्वार्टरली करेंगे, हाँ जी, हाँ जी। बट जब आप टैक्स ही भर रहे हो, टैक्स ही भर भाई रहे मैंने हो। पैसे दे दिए तो उसकी वर्किंग भी कंप्लायंस कर क्यों ली है, ना करूं? वर्किंग भी कर ली है मैंने, हाँ। तो कम से कम उसे क्लियर करके चलूं ताकि लोगों को भी इनपुट दिखाई दे और आपका जो मिसमैच का चक्कर है वो भी खत्म हो जाए। अच्छा, अब सर एक सवाल आता है, कई सारे लोग होते हैं जिनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक सिनेमेटोग्राफर है, उसने बोला सर मेरे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है सर 3 लाख रुपए का। मैंने कहा 3 लाख का क्रेडिट कैसे आया? कह रहा सर मैंने कैमरा लिया था अपने जीएसटी नंबर पे और मैं कैमरा लेता रहता हूँ, तो मेरे पास 3 लाख का जीएसटी जमा हो गया है, क्रेडिट हो गया है, तो क्या वो इंसान रिफंड ले सकता है? सर देखिए, रिफंड का जो ITC होता है कुछ क्राइटेरिया हैं रिफंड में, बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक्सपोर्ट करता हूँ जी तो मेरी सर्विस 0 रेटेड है जी। अब इस केस में जितना भी मेरे को मिलेगा हाँ। इनपुट मिलेगा, मान लीजिए मैं कैमरा खरीदता हूँ, हाँ। कुछ भी चीज़ ऐसी इस पर इनपुट आता है उसका मैं रिफंड ले सकता हूँ। अच्छा वो रिफंड मुझे मिलेगा क्योंकि मेरा रेट तो 0 है जी। और लगा है पीछे 18, तो मेरे को नुकसान है, सरकार कहती है आप उसका रिफंड ले लो। ओके। दूसरा केस एक और आता है, मान लीजिए मैं जो माल खरीद रहा हूँ वो 5% वाला है हाँ और मेरा जो रेट था वो 0 था, या दूसरा एग्जाम्पल 12% का इनपुट है मेरा हाँ और 5% का मेरा फाइनल आउटपुट है, हाँ, जैसे मतलब 12% में मैंने सामान लिया और 5% में बेच बेच दिया। रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, इन्वर्टेड ड्यूटी बोलते हैं। ओके। उस केस में आपको रिफंड मिलता है, सरकार बोलेगी यार आपका तो हमेशा 12 रहेगा हाँ। और ये 5 रहेगा, हाँ। तो 7% आप हमसे वापिस ले लो। ओके। जैसे धागे के केस में था, ओके। धागा 12% पे आ रहा था और कपड़ा 5% पे था। जी 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 तो जी। ये दिक्कत थी। बहुत सारे आइटम ऐसे हैं, रेलवे के जो बनते हैं वैगन, उसमें भी ऐसी है, जितना मटेरियल है वो 18% पे आता है रेलवे ओके, का, ओके। और जो फाइनल आउटपुट है रेलवे पे वो पहले 5 था, फिर 12 हुआ, अब 18 जाके हुआ है। ओके। लेकिन जब 5% था तब उसका रिफंड मिलता था। बट सर मैं अभी उसी बात आता हूँ, आम आदमी का एग्जांपल कि किसी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन, मैंने अभी एक सिनेमेटोग्राफर का एग्जांपल दिया, वो अपनी फोटोग्राफी करता है, अभी कई टाइम से, हो सकता है वो कह रहा है जी मेरे पास काम नहीं है बट मेरे पास क्रेडिट पड़ा है, तो मैं वो कैरी फॉरवर्ड करेगा सर उसको, जब कभी बिजली साइकिल सेट ऑफ करेगा उसे रिफंड नहीं मिलेगा। वो रिफंड क्यों नहीं मिलेगा? सर रिफंड की कुछ कैटेगरी अलाउ हैं, जैसे 0 रेटेड, 12%। मान लीजिए मैं सीए हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, मेरा जो खर्चा है वो मेरा 1 करोड़ का हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसका सेट ऑफ मिलेगा, मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड अच्छा, की कैटेगरी अगर वो रिफंड लेने आएगा तो उसे जीएसटी का नोटिस आ जाएगा? सर रिफंड अलाउ ही नहीं होगा, सिस्टम Allow अलाउ ही ही नहीं नहीं करेगा, करेगा। सिस्टम अच्छा। अलाउ नहीं करेगा। ओके। उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी वो लग जाएगी गलत क्लेम करने पर, अगर वो फाइल करता है तो। अच्छा। कुछ ऑप्शन आते हैं जब हम रिफंड करते हैं कि किस नेचर की वजह से आपका रिफंड बट है। अगर उसने रिफंड के लिए डाल दिया तो ऐसा आपको मतलब है कि 99% केसेस में अप्रूव नहीं होगा? 100% मिलेगा ही नहीं इसको। अच्छा, मिलेगा क्योंकि वहाँ ही ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो इंडिया में हर आदमी परचेज जीएसटी नंबर ले लेगा और हर आइटम परचेज करता रहेगा और इनपुट इकट्ठा करके रिफंड लेता राइट रहेगा। राइट, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चन है जो मैं अब आपसे पूछ रहा सैलरी हूँ। वाला है, सैलरी वाला लैपटॉप ले रहा है, वो भी जीएसटी ले लेगा, हाँ जी, लैपटॉप का रिफंड ले लेगा, हाँ जी। कंप्यूटर का रिफंड ले लेगा, घर में जितना जबकि भी उसका सामान काम आएगा, ही नहीं है उसका। काम ही नहीं है, ग्रोसरी आती है, इतना सामान आता है, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल। तो उसका जब काम दोबारा शुरू होगा, जब उसे दोबारा प्रोजेक्ट मिलेंगे, जब वो मिलेंगे, दोबारा set off कर लेगा। इनवॉइस रेस करेगा, तब जाके वो सेट ऑफ Set off करेगा, कर उसे सकता है। भरवाना हाँ जी, जीएसटी क्लाइंट से ले सकता है, उसे फिर भरना नहीं पड़ेगा। भरना नहीं पड़ेगा, इसका सेट ऑफ कर सकता है, वरना इंडिया का हर आदमी रिफंड लेने पहुंच जाएगा मोदी जी के पास। तो जितना भी बेसिक था जीएसटी का, आज हमने कुछ मिनटों में ही, जो हम इतनी मोटी बुक पढ़ते हैं 5 साल की पढ़ाई करी है, आज इस चैनल पे हमने कुछ मिनटों में ही लोगों को जीएसटी का एक्सपर्ट बना दिया है। क्या मजा आया होगा लोगों को, मुझे लगता है आज। अच्छा, आप लोगों को जेन्युइनली मजा आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं सर को दोबारा बुलाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप लोगों के आपको जो सवाल है ना उनके आंसर्स मिलते रहे। क्यूरोसिटी होती है, क्वेश्चन जरूर पूछो कमेंट्स में। फाइनली इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज आई थिंक जीएसटी को इतने आसान तरीके से एक एक पॉइंट को लेकर जो यहाँ पर क्लैरिटी मिली है आपको, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। फाइनली सर का यूट्यूब चैनल भी है, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम फेसबुक पे वीडियो देखने फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखना सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना क्योंकि आने वाली वीडियोस मिस हो जाएंगी। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।